शुरुआत में हम दो मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें समंदर में काफी दिलचस्पी होती है। ये दोनों एक कपल होते हैं। लड़के का नाम हैरी और लड़की का नाम बेथ होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक सुनसान और खूबसूरत आइलैंड पर जा रही होती है। एक आदमी उन्हें उनके सामान के साथ अपनी कश्ती में उस वीरान आइलैंड पर छोड़ देता है। दोनों का प्लान था कि वो यहाँ 10 दिन गुजारेंगे और 10 दिन बाद वही आदमी उन्हें लेने वापिस आ जाएगा। जाने से पहले वो आदमी कहता है, अगर किसी वजह से पहले वापिस जाना हुआ तो मुझे सैटेलाइट फोन पर कॉल कर देना। जिसके बाद वो उनको अपना ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। अब बेथ और हैरी चाहते थे कि वो दोनों एक ऐसी खामोश और दूर दराज जगह पर वक्त गुजारें जहां उन्हें कोई परेशान ना करे, और ये जगह उनकी सोच के बिल्कुल मुताबिक थी। ये आइलैंड एकदम वीरान होता है जहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे, इसलिए वो काफी खुश थे कि हम पूरी आजादी से अपना टाइम गुजारेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है। नीला समंदर, सफेद रेत और हरा भरा जंगल, सब कुछ जन्नत जैसा लगता है। फिर बेथ और हैरी आइलैंड घूमने लगते हैं। बेथ अपने कैमरा से सभी खूबसूरत नजारों को रिकॉर्ड करती है। दोनों समंदर में जाकर खूब मस्ती करते हैं, पानी में खेलते हैं, फिर थक कर वापिस बाहर निकल आते हैं। ठंडी हवा काफी पुरसकून लग रही थी, इसलिए वो रेत पर ही सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब वो दोनों उठते हैं तो उन्होंने देखा कि रेत पर छोटे पाँव के निशान बने हुए हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर दोनों घबरा गए क्योंकि इस आइलैंड पर उनके सिवा कोई और होना नहीं चाहिए था। दोनों उन निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन जंगल में जाते जाते वो निशान अचानक गायब हो जाते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाती और इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में वो अपने टेंट लगाने लगी। हरे लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता है जहाँ उसे कुछ हड्डियां नजर आई। उसे समझ नहीं आता कि ये किसी इंसान की हड्डियां हैं या फिर जानवर की। तभी उसे जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन हैरी को कोई दिखाई नहीं देता और वो जल्द ही लकड़ियां लेकर बेथ के पास लौट आता है। दोनों मिलकर रात का खाना खाते हैं और थोड़ी देर उनकी बात चलती है। देखते ही देखते रात हो गई। फिर दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिससे उनकी नींद खुल गई। हैरी टॉर्च लेकर टेंट के बाहर जाता है देखने, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। बेथ कहती है कि हो सकता है ये तेज हवा की चलने से पेड़ों की आवाज हो। हैरी को भी ऐसा लगा और फिर दोनों दोबारा सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि उनके कपड़े किसी ने पेड़ पर लटका दिए हैं। ये देखकर दोनों हैरान हो गए। बात करते हैं कि अभी तक यहाँ किसी को देखा तो नहीं है, तो भला ये कौन हो सकता है। हैरी ने कहा हो सकता है ये बंदर का काम हो। बेथ बोलती है अच्छा अगर ये बंदर का काम है, लेकिन हमने तो अभी तक यहाँ कोई बंदर भी नहीं देखा। दोनों सोचते हैं कि हो सकता है ये किसी बच्चे की शरारत हो जो उनके साथ प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है। इसलिए दोनों उसे ढूंढने जंगल में जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वापस आकर दोनों समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। हैरी एक मछली के ऊपर पाँव रखने ही वाला होता है कि बेथ उसे रोक लेती है। बेथ कहती है ये स्टोन फिश है, इसके कांटे बहुत जहरीले होते हैं, अगर तुम्हारा पाँव इस पर पड़ जाता तो तुम आधे घंटे में दर्द से तड़पते तड़पते मारे जाते। मछली पकड़ने के बाद दोनों पानी से बाहर आते हैं। तभी जंगल की तरफ से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए ये कौन रो रहा है। आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। दोनों पहले बाहर से आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता। तो वो अंदर जाते हैं। अंदर सिर्फ कुछ पुरानी और टूटी फूटी चीजें होती हैं, साथ ही एक काफी पुराना सा बिस्तर भी रखा हुआ था। हैरी देखता है कि दीवार पर एक ड्राइंग बनी हुई है जिसमें एक लड़की एक आदमी को भाले से मार रही है। इसी के साथ दीवार पर 7 निशान बने होते हैं बिल्कुल ऐसे। वो ये देख ही रहा था कि तभी बेथ बाहर से हैरी को बुलाती है और एक कब्र दिखाती है जो उस झोपड़ी के बिल्कुल बाहर थी। कब्र पर एक लड़की का क्रॉस लगा हुआ था जिस पर कोरल नाम लिखा होता है। दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते और जंगल से बाहर चले जाते हैं। फिर अपने रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगते हैं और काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसे देखकर दोनों बहुत हैरान हो गए। कल रात जब वो टेंट के अंदर सो रहे थे तो उसी वक्त किसी ने उनकी वीडियो बना ली होती है उन्हीं के कैमरा रिकॉर्डर से। ये देखकर दोनों की होश उड़ गई। उन्हें समझ आ गया था कि इस सुनसान आइलैंड पर सिर्फ वो दोनों नहीं है बल्कि कोई और भी छुपा हुआ है। बेथ काफी घबरा गई। वो वापस घर जाना चाहती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि ये किसी शरारती बच्चे का प्रैंक हो सकता है। ऐसे वापस लौटकर हमें अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हैरी उसे समझाकर आखिरकार यहाँ रुकने के लिए मना लेता है। फिर दोनों थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए हंसी मजाक करते हैं। तभी एकदम से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भाग के देखते हैं तो समंदर के बीच एक कश्ती में दो मछुआरे थे जो बंदूक से पानी में गोलियां चलाकर बड़ी मछलियां पकड़ रहे थे। जब मछुआरे उन्हें देखते हैं तो वो घबरा गए और टेंट के पास वापस लौट जाते हैं। बेथ और हैरी ये समझ गए थे कि जब दो लोग यहाँ मछली पकड़ने आ सकते हैं तो और भी लोग इस आइलैंड के आसपास मौजूद हो सकते हैं। रात में जब दोनों टेंट के अंदर होते हैं तो उन्हें एक बार फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों टेंट से बाहर गए और देखते हैं कि वो आवाज उसी पुराने घर के पास ही आ रही है। हैरी थोड़ा डर जाता है, लेकिन बेथ से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं टॉर्च लेकर देख कर आता हूँ। हैरी जैसे ही घर के पास जाकर दरवाजा खोलने लगता है
तभी बेथ चुपके से उसके पीछे आ जाती है, जिससे हैरी डर गया। दोनों देखते हैं कि घर के पास वाली कबर पर एक रेड कोरल रखा हुआ है जो एक पौधा था। वो दोनों बहुत हैरान हुए, लेकिन इस बारे में इतना ना सोचकर टेंट के पास वापस आकर बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठे तो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे समुद्री कुकम्बर कीड़े लटके हुए हैं। ये देखकर उन्हें शक होते हैं कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि अब यहाँ से पक्का निकल जाना चाहिए। बेथ सेटेलाइट फोन से आदमी को कॉल करने जाती है, लेकिन उनका फोन वहाँ से गायब था। हैरी भी ढूंढता है, लेकिन उसे भी फोन कहीं नहीं मिलता। दोनों घबरा गए क्योंकि वो सच में इस सुनसान आइलैंड में फंस चुकी थी। तभी उन्हें जंगल के अंदर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि दो मछुआरे वहां बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे जिनको एक दिन पहले समंदर में बंदूक से मछलियां पकड़ते हुए देखा था। बेथ और हैरी को शक होता है कि शायद यही लोग उनका सेटेलाइट फोन चुरा ले गए हैं। वो उनसे फोन वापस मांगते हैं, लेकिन मछुआरे उनकी जुबान नहीं समझ पाते। तब हैरी गुस्से में उन पर चिल्लाता है और उन्हें बुरा भला कह देता है। ये बात मछुआरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोनों गुस्सा हो जाते हैं। एक मछुआरा हैरी को मारता है और दूसरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे दोनों घबरा कर वहां से भाग जाते हैं। जब मछुआरे कश्ती में वापस जा रहे होते हैं तब बेथ और हैरी जंगल में जाकर उनके सामान की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता। तब हैरी पानी में तैरकर चुपके से कश्ती तक पहुंच जाता है और फोन ढूंढने लगा, लेकिन बदकिस्मती से एक मछुआरा उसे देख लेता है। वो उस पर हमला करता है और जख्मी करके बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो हैरी को घसीट कर वापिस आइलैंड पर ले आते हैं। रात में हम देखते हैं कि बेथ और हैरी दोनों को पेड़ से बांध दिया गया है। उनके मुंह भी कपड़े से बंद कर दिए गए थे। दोनों मछुआरे शराब पीते हुए उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं। एक मछुआरा बेथ के साथ बदतमीजी करने लगा तो दूसरा ये सब मजे से देख रहा था। तभी जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर दोनों मछुआरे बेथ और हैरी को बंधा ही छोड़कर देखने के लिए जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जंगल से गोलियों की और चीखने की आवाजें आती हैं। इसी बीच हैरी बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा लेता है और बेथ की रस्सी भी काट देता है। दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मछुआरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है और दूसरा उसे संभाल कर वापिस ला रहा है। दोनों काफी डर गए थे और अपनी कश्ती लेकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब बेथ उठती है तो वो जख्मी मछुआरे के खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। उसने देखा कि वो निशान उसे पुराने घर की तरफ जा रहे हैं। बेथ घर के अंदर जाकर एक पुरानी डायरी ढूंढ लेती है, जिसे वो पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में हैरी भी वहां आ गया। बेथ उसे बताती है कि इस डायरी में लिखा है कि एक कोरल नाम की लड़की 1920 के दौर में इस जगह पर समुद्री क्यूकम्बर इकट्ठा करने वाली कंपनी में काम करती थी, लेकिन उस वक्त कंपनी में काम करने वाली 7 आदमियों ने उसके साथ कई दिनों तक बहुत बुरा किया, जिससे उस बेचारे को इतनी तकलीफ सहना पड़ी कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उन लोगों ने उसे इसी घर के पास ही दफन कर दिया था। लेकिन कोरल को कभी इंसाफ नहीं मिला, कोई उसके साथ नहीं था, जिससे उसकी आत्मा इस आइलैंड पर फंस गई। उसने ठान लिया था कि वो बदला लेकर ही चैन देगी। एक एक करके उसने उन 7 आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला, मगर इतना करने के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। उसके दिल में अब हर मर्द के लिए नफरत भर चुकी थी। इसलिए अब जो भी मर्द इस आइलैंड पर आता, कोरल की आत्मा उसे मारकर अपना गुस्सा निकालती है और उसका बदला भी पूरा होता रहता है, क्योंकि अब वो एक बुरी आत्मा बन चुकी है। हैरी को ये सिर्फ एक भूत वाली कहानी लगती है, उसे यकीन नहीं आता, लेकिन बेथ का कहना था कि ये सब कुछ सच है। वो समंदर के किनारे से कुछ शेल्स, सिपियां, शंख उठाकर कोरल की कब्र को सजाने लगती है। तभी उसे घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इससे बेथ को समझ लग गई कि कोरल यहीं आसपास है। रात को बेथ हैरी को सब कुछ बताती है। कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कोरल की आत्मा इसी आइलैंड पर भटक रही है। मेरा यकीन है अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। हैरी अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। कहता है अगर कोरल हर मर्द को मार देती है तो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। अब रात के वक्त जब बेथ और हैरी टेंट में सो रहे होते हैं, तब आधी रात में उनकी नींद खुल जाती है। दोनों जब बाहर चेक करने आए तो देखते हैं कि यहाँ 2 कब्रें बनी हुई हैं। ये देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर गई, रोने लगती है। तब हैरी उसे संभाल कर शांत करता है। अगली सुबह दोनों मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करती हैं ताकि आग जला सके, क्योंकि सेटेलाइट फोन चोरी हो चुका था। वो बुरी तरह यहाँ फंस गए थे, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आग जलाना, ताकि कोई धुआं देकर उनकी मदद को आ सके। हैरी जंगल में जाता है और तभी उसे घर के अंदर से फोन की रिंग सुनाई देती है। वो फौरन अंदर गया और देखता है कि उसका सेटेलाइट फोन वहां पड़ा हुआ है। उस पर कॉल आ रही है, लेकिन कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा। हैरी काफी हैरान रह गया। फोन उठाता है और दूसरी तरफ से उसी वक्त की आवाजें सुनाई देती हैं जब कोरल के साथ उन 7 आदमियों ने बहुत बुरा करने की हदें पार कर दी थी। ये सुनकर हैरी घबरा गया, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो फोन को जमीन पर पटक के मारता है। तभी घर के अंदर जोर से हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं और अगले ही पल कोरल उसके सामने आ जाती है। हैरी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो काफी डर गया, समझ भी नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले वो कुछ करता, कोरल एक तेज धार चाकू लाती है और हैरी पर हमला कर देती है, जिससे उसकी भी वही मौत हो गई। फिर उसकी लाश को कोरल उठाकर अपने कब्र के पास वाले
पेड़ पर लटका देती है। अब बेथ, जिसे हैरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, हर जगह उसे ढूंढने लगती है। इधर उधर भटकते हुए उसे रात हो गई। हैरी को ढूंढते ढूंढते वो घर के अंदर भी जाती है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलता। जब वो घर से बाहर निकलती है तब उसकी नजर पेड़ से लटकी हुई हैरी की लाश पर पड़ती है, जिसका खून बुरी तरह कोरल की कब्र पर टपक रहा था। ये सब देखकर बेथ का दिमाग चकरा गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब बेथ होश में आती है तो देखती है कि हैरी की लाश गायब है। वो घबरा कर अपने कैंप की तरफ भागती है, लेकिन वहां उसे एक ताजा कब्र दिखाई देती है। उसका दिल ये कह रहा था कि हैरी की कब्र है, जिसे कोरल ने दफन कर दिया है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से लकड़ियों में आग लगा देती है ताकि धुआं उठे और कोई उसे देख सके। तभी वो देखती है कि कोरल समंदर के बीचों बीच एक पत्थर की चट्टान पे खड़ी हुई है। बेथ उसे आवाज देती है और बिना सोचे समंदर की तरफ बढ़ने लगती है। देखिए उसका पैर एक स्टोन फिश पर पड़ जाता है और उसके जहरीले कांटे बेथ के जिस्म में घुस जाते हैं, जिसे देखते ही देखते जहर उसके पूरे जिस्म में फैलने लगता है। फिर किसी तरह वो तड़पते हुए किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। अब उसे पता होता है कि अब उसके पास आधा घंटा भी नहीं बचा, जिसके बाद वो मर जाएगी। वो हैरी के साथ गुजारे हुए टाइम को याद करने लगती है। 10 दिन पूरे होते हैं और वो आदमी जो उन्हें छोड़कर गया था बेथ और हैरी को लेने के लिए वापस आता है, लेकिन आइलैंड पर कहीं भी उनका नामो निशान नहीं होता। आदमी हर जगह ढूंढता है, फिर घर के अंदर भी जाता है जहाँ कुर्सी पर उसे डायरी रखी हुई मिलती है। जब वो डायरी उठाता है तो उसके पीछे बेथ को हम खड़ा हुआ देखते हैं। अब बेथ की तो मौत हो गई थी, तो इसका मतलब था कि ये बेथ की आत्मा है, और अगले ही पल वो आदमी पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालती है। अगले सीन में दिखाया गया कि कोरल की कब्र के पास ही एक नई कब्र बनी हुई है, जो और किसी की नहीं बल्कि बेथ की थी। इसका मतलब ये था कि अब बेथ भी कोरल की तरह आत्मा बन चुकी है, जो इस आइलैंड पर आने वाले मर्दों को मारकर कोरल का बदला लेती रहेगी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि इसमें कोरल उसका साथ देगी और दोनों इस रिवेंज को आगे बढ़ाएंगी। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।